Hello to all of you. This is the sixth video for English grammar which is being provided by me. इस वीडियो में मैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो के साथ ही फ्रेज और क्लॉज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेज के एक्सप्लेनेशन से। तो व्हाट इज कॉल्ड फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेज होता क्या है। तो फ्रेज बेसिकली बिल्कुल आप इसको सेंटेंस के रूप में ही बोल सकते हैं, जैसे सेंटेंस के बारे में बोले थे। जैसे सेंटेंस का डेफिनेशन क्या था, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन याद होगा कि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एक कंप्लीट मीनिंग आते थे, बट अब की बार कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा कि जो फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है और ये सेंस भी देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस देने वाला नहीं है। कंप्लीट सेंस देने वाला नहीं है, तो उसे ही कहा जाता है फ्रेज। ये फ्रेज के डिफिनीशन थे। अब इसको और कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं, तो सोचिए, अगर कोई चीज़ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो एप्रोप्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो एप्रोप्रिएट हो गया तब तो कंप्लीट सेंस मिल जाता है। तो इसको एक तरह से और कही जा सकती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिवोइड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन की अनुपस्थिति हो। डिवोइड, डिवोइड का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन उपस्थित हो जाए तब ये सेंटेंस कहला जाएगा। तो आई होप आपको फ्रेज के डिफिनीशन एटलीस्ट समझ में आए होंगे। और कैसे फ्रेज के बारे में कहा जा सकता है? फ्रेज के बारे में आप ये भी बोल सकते हैं कि अ फ्रेज कैन नॉट बी complete sentence because it does not give complete meaning। ये उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर बोलने के तरीके हुए कि एक जो फ्रेज है उन्हें कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा कंप्लीट मीनिंग दिए नहीं जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला है अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे क्या, कहाँ, ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। बस इतना इससे पता चलता है कि पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे किस एस्पेक्ट में बात हो रही है इसका कोई अंदाजा नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एट द डोर। एट द डोर मतलब दरवाजे पर। अब दरवाजे पर क्या, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये भी आपका जो है फ्रेज कहलाया। नेक्स्ट इज रियली फास्ट, वास्तव में तेज। क्या तेज? दौड़ने की प्रक्रिया हो रही है, या गाड़ी चलने की प्रक्रिया हो रही है, या सोचने की प्रक्रिया हो रही है, इस सब के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये फ्रेज कहलाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट लास्ट देखिए, कैन नॉट गो, जा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। अब कहाँ नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में कोई मीनिंग यहाँ से पता नहीं चलता है। दूसरा, पहचानने का तरीका देख लीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेंगे ही नहीं एक साथ, क्योंकि आपको पता है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो गया वो तो सेंटेंस कहला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहे हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कैन नॉट गो। इस सब में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि फ्रेज जो होते हैं, जिसे फ्रेज कहते हैं, ये वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। ये मीनिंग तो देते हैं, लेकिन कंप्लीट मीनिंग इनके द्वारा दिया नहीं जाता है। तो ये बात रही फ्रेज के बारे में। अब सवाल है कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज द पर्पज? जो फ्रेज है इसके पर्पज क्या है, इसका इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? तो देखिए, इसके जो पर्पज हैं वो हैं कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के लिए।
यहाँ कॉम्प्लीमेंट से मतलब तारीफ से नहीं है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट से मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए पर्पज में क्या बताया गया है, पर्पज है द पर्पज ऑफ फ्रेज इज टू कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लीमेंट करने का जो काम है, वही जो उद्देश्य है वो फ्रेज का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सी इज स्लीपिंग, अगर मुझसे कोई कहे कि सी इज स्लीपिंग, क्या ये सेंटेंस है या फ्रेज है, तो मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस है। कोई कहा किस आधार पर बोले, तो मैं कहूँगा कि यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। अब इसको देखिए, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या जोड़ा गया है, सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, कहाँ, पेड़ के नीचे। तो ये जो अंडर द ट्री है, ये क्या किया, ये कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है, कि इस कारण से इस अंडर द ट्री को हम लोग क्या बोलना चालू कर देंगे, फ्रेज। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द सन राइजेज, द सन राइजेज, ये भी सेंटेंस है, कैसे, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इसके बारे में और आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या जोड़ा गया है, इन द ईस्ट, पूरब से। तो ये जो इन द ईस्ट है, ये अगेन क्या कहलाएगा, ये अगेन फ्रेज कहलाएगा। तो आई होप कि फ्रेज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो बात करनी है, अब बात करनी है क्लॉज के ऊपर। तो अब बात स्टार्ट करते हैं क्लॉज पे। सो टाइटल इज क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या है। तो मैं इसको अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैं इसको सिंपल कह सकता हूँ कि क्लॉज कुछ और नहीं बल्कि सेंटेंस को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सेंटेंस को। अब सवाल है क्या सारे सेंटेंस को, नहीं, ओनली सिंपल सेंटेंस को, ओनली सिंपल सेंटेंस को। फिर क्वेश्चन आता है कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वैसे को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ इसके डिफिनीशन बिल्कुल सेंटेंस वाले ही होंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस की डिफिनीशन है उस पर बात करते हैं, सॉरी क्लॉज के डिफिनीशन पर। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये जो क्लॉज होगा ये कंप्लीट मीनिंग देगा। क्यों, क्योंकि है तो ये एक प्रकार का सेंटेंस ही ना, और ये जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है सी इज हंग्री। अगर आप देखिए इस सिंपल से सेंटेंस में, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट सी और एक ही यहाँ पे जो है वर्ब है इज, तो ये आपका क्लॉज कहलाएगा, ये क्लॉज कहलाने लायक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है एग्जाम्पल, वो है आई एम फीलिंग फैंटास्टिक टुडे। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट आपका आई, एम हेल्पिंग वर्ब, और बस काम एंड हो गया। सो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसे भी क्लॉज कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्लॉज के बारे में कुछ और बातें जाननी है। जैसे देखिए पहला जो नोट में मैंने लिखा है वो है अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लॉज। बिल्कुल, सिंपल सेंटेंस जो है उसी को तो क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो सेंटेंस है उसमें एक ही क्लॉज नहीं होते हैं, एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज पॉसिबल हैं। जैसे आगे बताया जाएगा, देखिए सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज। बिल्कुल, इसकी एग्जांपल देखिए, सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज, कि कुछ सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज भी पॉसिबल हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेटेड फॉर यू, ये जो मैंने इतना तक केवल किए, ये देखिए ये एक क्लॉज कंप्लीट कर गया, यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, ये है फर्स्ट क्लॉज। अब आगे देखिए बट, आगे अगेन नेक्स्ट क्लॉज अब स्टार्ट होगा, यू डिड नॉट कम, ये सेकेंड क्लॉज, ये क्या है, सेकेंड क्लॉज। कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है और फिर यहाँ पर एक वर्ब है, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया और फिर इसका वर्ब फिर आगे आ जाना है। तो यहाँ पर ये जो कंजक्शन आपको बट दिख रहा है, इससे पहले एक क्लॉज है और एक क्लॉज इसके बाद में है। तो ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस में एक क्लॉज नहीं बल्कि मोर देन वन क्लॉज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगेन देखिए, इसमें भी दो ठो क्लॉज है। पहला देखिए, एवरीवन लाइक्स मी, सब मुझे पसंद करते हैं।
बट आई लाइक समवन एल्स, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो ये जो है यहाँ भी दो क्लॉज, एक क्लॉज ये हुआ और दूसरा क्लॉज ये हुआ, और ये वो कंजक्शन है जिससे ये दोनों क्लॉज जुड़ करके एक सेंटेंस का निर्माण किए हैं। कितने सेंटेंस का? एक सेंटेंस का। एक यहाँ सब्जेक्ट वर्ब काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट वर्ब इधर काम कर रहे हैं। तो क्लॉज के आपको बारे में पता बेसिक स्तर पर चल गया। अब देखिए क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। क्लॉज जो होते हैं, क्लॉज होते हैं दो टाइप के। पहला को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहा जाता है जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब ये क्लॉज कोई आपसे बोल दे तो आप फिर क्रॉस में क्वेश्चन नहीं करोगे, मतलब आप उतना से संतुष्ट हो जाओगे और पूरा मामला समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से सीधे स्टार्ट कीजिए। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। इससे क्लियर हो गया क्या खाया? सेब। किसने खाया? उसने। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भी कंप्लीट मामला क्लियर हो जाता है। तो इसके देखिए डिफिनीशन क्या दिए गए हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड एलोन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मूल रूप से एक सिंपल सेंटेंस ही होता है जो अकेले खड़ा हो सकता है। इसको निर्भर होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। बट डिपेंडेंट क्लॉज में ये मामला नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज जब आप बोलिएगा तो सामने से क्रॉस चेक क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए, व्हेन आई गॉट होम। सोचिए आपका कोई साथी आपके सामने बैठा हुआ है आपके साथ और बोल रहा है जब मैं घर गया, और वहीं पर जाके रुक गया। तो अब बताइए आप 5 सेकंड 10 सेकंड इंतजार कीजिएगा कि फिर आगे बोलेगा, क्योंकि शुरुआत वो जब शब्द से किया ना कि जब मैं घर गया। तो आप फिर टोकिएगा कि अरे बोलो भाई, जब घर गए तो क्या। इसका मतलब कि जितना वो बोला था उससे कंप्लीट जो है मीनिंग क्लियर हुआ नहीं था। लेकिन भले कंप्लीट मीनिंग क्लियर ना हुआ हो, लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब जरूर था। मतलब वो क्लॉज तो कहलाएगा, लेकिन वो किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट है। वो अकेले खड़ा नहीं हो सकता है, अकेले उससे पूरी मीनिंग क्लियर होने वाली नहीं है। तो इसलिए इसको कहा गया डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे मान के चलिए आप ही किसी को बोल रहे हैं अपने साथी को कि सुनो यदि तुम यहाँ आए, इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आ गए और यहीं पर चुप हो गए, तो सामने वाला को फिर एक क्यूरियोसिटी होगा कि नहीं कि फिर आगे बोलो भाई, यदि आ गए उसके बाद क्या। तो इसका मतलब जो आपने कहा वो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए काफ़ी नहीं था, वो वाक्य के अगले हिस्से के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो मूल रूप से स्टार्ट किन से होते हैं। ये जो हैं मूल रूप से आप देखिएगा तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे उनका जो स्टार्टिंग होगा शुरुआती, वो स्टार्ट होंगे। देखिए इट स्टार्ट्स विथ, जनरली किन किन से स्टार्ट होते हैं देखिएगा ध्यान से। ये स्टार्ट्स होते हैं व्हेन से। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ अभी जो एग्जांपल लिखे थे यहाँ व्हेन से ही स्टार्ट हुआ था, तो व्हेन से स्टार्ट होगा, या वाइल से स्टार्ट होगा, इफ़ से स्टार्ट होगा, अनलेस से स्टार्ट होगा, ऑल्दो से स्टार्ट होगा, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, ऐसे ही और सारे शब्द, ऐसे ही और सारे शब्द। तो इन शब्दों से डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत होती है। तो इतना जो बात था वो क्लॉज के बारे में बेसिक थे, इतना हर किसी को पता होना ही चाहिए बिफोर अप्रोचिंग टुवर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाथ लगाने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने जाना व्हाट इज कॉल्ड फ्रेज एंड व्हाट इज कॉल्ड क्लॉज।